हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम हमारा पार्ट 6 लोकतंत्र का शुरू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार, जिसमें प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, उसकी आलोचना है, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, मंत्रात्मक लोकतंत्र, सामाजिक और सार्वभौमिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, उसकी आलोचना है। हम यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है, चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र बृहत व जटिल समाजों में संभव नहीं है, जिस क्रियाविधि के माध्यम से लोग सरकार में परोक्ष रूप से भाग लेते हैं वह है अपने मनोरथ के कार्यान्वयन हेतु प्रतिनिधि चुनना। आरंभिक संविदा सिद्धांतियों जैसे कि हॉब्स एवं लॉक के लिए प्रतिनिधि सरकार लोगों द्वारा उनकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत एक प्रकार की सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट, रूसो के अनुसार बहरहाल राज्य पर संप्रभु सत्ता नागरिक वर्ग व उसकी आम इच्छा के हाथों में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधियों के मत व हित कभी भी निर्वाचक गण के मतों व हितों से अभिन्न नहीं हो सकते हैं। वह जैसी हो सके हो। आज प्रतिनिधि सरकार बहुमत सिद्धांत पर आधारित को लोकतांत्रिक प्रेरणा को क्रियान्वित करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। यहाँ पे देखिए, इसलिए आपको पहले ही पता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा, ठीक है, उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी पसंद के मुद्दों के लिए वोट देते हैं। जैसे कि किसी पार्टी ने जो भी अपना मैनिफेस्टो निकाला, ठीक है, उसमें अब उन्होंने उसमें जो भी वो देंगे कि हम आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, ये सारे कार्य करेंगे हम आगे फ्यूचर में, चाहे वो 4 साल वाली गवर्नमेंट हो या 5 साल वाली गवर्नमेंट हो, तो हम उन्हीं को देंगे जो हमारे मुद्दों को उठाती है, जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाएगी, उस पर कार्य करेगी। तो यहाँ पे वही बोला है कि आपके हित यानी जो वोटर्स हैं, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, और जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप वोट देंगे, ठीक है, वो उसके हित आपके हित से कभी भी अगेंस्ट नहीं जा सकते। उसके हित हमेशा आपके हितों से मिलने में होने चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। और क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा समाज से यहाँ पे मतलब है कि पूरी दुनिया से वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत विशाल है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ये एथेंस का टाइम पीरियड तो है नहीं कि 1000, 1500, 2000 लोग रहते थे तो उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को यूज़ किया। अब ये मॉडर्न टाइम पीरियड है और यहाँ पे तो करोड़ों लोग रहते हैं एक देश में। आप अगर इंडिया को देखें तो 125 करोड़ के आसपास की आबादी है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया हो या फिर अमेरिका हो या चाहे कोई भी हो, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। और जो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, हॉब्स और लॉक की यहाँ पे बात की गई है, वो कहते हैं कि जो भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट लोगों की इच्छा से, लोगों के लिए ही काम करने के लिए बनेगी। वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगी और यही एक अथॉरिटेरियन या अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट होगी और सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, वो इसी को मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब रूस कहते हैं, रूस का भी यहाँ पे कहना है कि जिसको भी हम अपनी पावर देंगे, वो पहली बात तो हमारी जनरल विल पे डिसाइड होगी कि हमारी जनरल विल, आपको पता है जनरल विल क्या होता है। तो सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। अब हम सारे लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि हम अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी किसी एक को दे रहे हैं और हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को ही एक लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका माना गया और सबसे प्रेरणात्मक तरीका भी यही माना गया काम करने का। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इसके तथापि 2 प्रकार के आलोचक हैं। देखिए, हमने वहाँ पे देखा इसका कि किस किसने इसको सपोर्ट किया। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन इसे अब क्रिटिसाइज कर रहा है। तो 2 प्रकार के आलोचक हैं। एक तो है अयथार्थवादी, जिसमें सुम्पीटर और सुम्भ्रात आते हैं। उसके बाद वे जो इसे अपर्याप्त मानते हैं, जो इसे ठीक अच्छा नहीं मानते, वो इनकम्प्लीट मानते हैं, ठीक है, तो वो भागीदारी लोकतांत्रिक होता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है कि जोसेफ सुपीटर के अनुसार लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत यह मानता है भ्रांतिपूर्ण रूप से कि लोग की संप्रभुता उन लोगों के हाथ में होती है जो व्यक्ति का एक ऐसी सभा चुनते हैं जहां उनके मनोरथ पूरे किए जा सके। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो वो क्लासिकल थ्योरी को बोलते हैं, जो लोकतंत्र के जो क्लासिकल यानी हमारा क्लासिकल डेमोक्रेसी है, उसके बारे में बोलते हैं कि लोग उनको चुनते हैं जहाँ से अपने मनोरथ पूरे करवा सकते हैं, जहाँ से अपने काम पूरे करवा सकें। लेकिन वहाँ पे वो इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि क्लासिकल डेमोक्रेसी में भी यही चीज़ होती थी। और इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जो भी चुनाव में खड़ा होता है, तो वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों को लेता है जो लोकप्रिय होते हैं। वो काम के या जो जिन पे काम करने की ज़्यादा जरूरत है, उन मुद्दों को कम उठाता है। जैसे आप भारत में देख लीजिए कि किसान के मुद्दे पे कितनी राजनीति होती है। किसान को आगे बढ़ाने के लिए चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, जो चाहे वो अभी सरकार बना चुकी है या पीछे बनाई है, कोई भी हो, पक्ष या विपक्ष दोनों, वो सब किसान के ऊपर राजनीति करते हैं। लेकिन किसान का विकास जो मेन मुद्दा है, वो उस राजनीति में कहीं ढक जाता है।
कभी वो लोन माफ़ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसी को नेगेटिव बताया गया है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यथार्थ में हालांकि शुम्पीटर तर्क प्रस्तुत करते हैं कि लोकतंत्र का मुख्य कार्य एक सत्तात्मक निर्वाचक वर्ग के हाथों में राजनीतिक सत्ता सौंपना है और इसका द्वितीयक कार्य नेताओं को चुनना है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र का जो मेन काम था है कि वह कि किसको हम राजनीति सौंपेंगे, अपनी किस वर्ग को, मतलब जो हमारा वोटर है, ठीक है, हम उसको, उसके पास वो ताकत है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की, और इसका दूसरा काम है अपने नेताओं को चुनने का। लेकिन आपको पता है आज के समय में उल्टा ही हो गया है। यहाँ पे नेता पहले चुने जाते हैं और काम बाद में किया जाता है, या काम बाद में सोचा जाता है उसकी पर्सनैलिटी को देख के कि इस व्यक्ति को कौन सा काम आगे सूट करेगा कि नहीं करेगा। इसके अलावा हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, उल्टे लोकतंत्र में मुख्य प्रयोजन प्रत्याशियों के एक प्रदत्त समूह में से नेताओं को चुनना प्रतीत होता है, जो लोग के वोट के लिए एक दूसरे की होड़ करते हैं। नेतृत्व ही परिचालक बल है, लोग तो सिर्फ एक अथवा दूसरे नेता को अपना समर्थन देते हैं। इसको लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत कहा गया है। जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई कि यहाँ पर पहले नेता ही चुन लिया जाता है, काम तो बाद में डिसाइड होगा। और यहाँ पे अब जो हमारे नेता है या जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है चुनाव के लिए, वो काम के लिए नहीं खड़ा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठा करने के लिए खड़ा होता है, और ये आपस में कंपटीशन करते हैं वोट के लिए। ये लोगों को, वोटर्स को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, और उन्होंने यही बोला है कि लोग भी काम को नहीं देते हैं, वो अपने पर्टिकुलर किसी नेता को, किसी व्यक्ति के समर्थन में खड़े होते हैं, किसी पार्टी के समर्थन में खड़े होते हैं। वो किसी पार्टी को हराने के लिए किसी अन्य पार्टी के समर्थन, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर खड़े हैं और उनके ही अगेंस्ट कोई और व्यक्ति भी खड़ा है, और अगर उस क्षेत्र के लोग नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करते हैं, तो चाहे दूसरा व्यक्ति उस सीट को पाने के लिए सामर्थ्य है या नहीं है, वो उस पर ध्यान नहीं देंगे, वो उसका हिस्ट्री नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, उसने कितना काम किया, वो व्यक्ति कितना नया है, उसका एजुकेशन क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के अगेंस्ट खड़ा है जिसे वो पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें वोट देंगे। यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं, आप किसी भी नेता को यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे राहुल गांधी की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे उनकी बात कर सकते हैं। तो कहीं किसी भी देश की राजनीति के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे यही इसी तरह के लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को हराने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा लिया जाता है। ये लोग आज के समय में जो वोटर्स हैं वो खुद लोकतंत्र के असली मायनों को नहीं पहचानते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया और कहा गया यही जो लोकतंत्र है ना, यही यथार्थवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का। अब हम आगे बढ़ेंगे सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की तरफ। तो इसका पहला पॉइंट है, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का व्यापक सिद्धांत रूसो व जॉन स्टुअर्ट मिल के लेखों में पाया जाता है। रूसो का सिद्धांत राजनीतिक निर्णयों में प्रत्येक व्यक्तिगत नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करता है। सेकंड, नागरिकों के बीच संबंध परस्पर निर्भरता का संबंध है, इस प्रकार का कि प्रत्येक नागरिक सत्तात्मक के रूप में सामूहिक रूप से देखे जाने वाले सभी दूसरों पर समान रूप से निर्भर हैं। भागीदारी न सिर्फ निर्णय में बल्कि निजी हितों की रक्षा करने व अच्छी सरकार सुनिश्चित करने के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा सहभागितापूर्ण लोकतंत्र है, ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो रूसो और जॉन स्टुअर्ट ने किया है। और रूसो का जो सिद्धांत है राजनीतिक निर्णय, उसमें वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति जो है वो जो खड़ा हो रहा है वो उसकी भागीदारी, उस नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करता है, या कोई भी इलेक्शन है या कोई भी चुनाव लोकतंत्र है उनकी भागीदारी पर निर्भर करता है। देखिए वो सेकंड पॉइंट में ये बोलते हैं कि नागरिकों के बीच में संबंध और नागरिकों के बीच में निर्भरता दोनों का ही परस्पर संबंध है, और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचाने में पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों को, अगर कोई एक व्यक्ति अच्छा काम करता है और उसके लिए 50-50% का वोट चलता है, तो उसको, उन नागरिकों को आपस में एक तालमेल बनाना पड़ेगा, एक अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, वो भी निर्भरता के संबंध बनाने पड़ेंगे, ताकि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जिसको वोट मिलेंगे, वो उनसे कनेक्ट कर पाए। वहाँ पे यही बोला गया कि नागरिकों को अपने नेताओं या पार्टी को कनेक्ट करने से पहले आपस में ही ऐसी कुछ अपने आप को उनको दिखाना पड़ेगा, निर्भरता दिखानी पड़ेगी, अपने संबंध दिखाने पड़ेंगे, तभी वो एक अच्छे लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे। यहाँ पे वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में जो शक्ति है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे लोग समाज के बारे में बात करते हैं, ना कि किसी ऐसे नेता के बारे में या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला हो। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मिल के अनुसार लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार ही मिल का आदर्श राज्य शासन है, जिसमें भागीदारी संस्थाएं सक्रिय नागरिकता व एक जन उत्साही स्वरूप को प्रोत्साहित करती हैं। यही वो कार्यप्रणाली है जिसके मार्फत व्यक्ति से जनहित का ध्यान रखने तथा अपने निजी स्वार्थों से हट जन कल्याण के विचारों द्वारा निर्णित निर्णयों को करने का काम कराया जाता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक संस्थाएं, खासकर स्थानीय संस्थाएं, राजनीतिक क्षमता की एक पाठशाला होती है।
बृहत व जटिल समाजों में प्रत्यक्ष सहभागितापूर्ण लोकतंत्र स्पष्ट असंभव। इसके बावजूद समकालीन लोकतांत्रिक सिद्धांतियों जैसे कि कैरोल पैटमैन और व बेंजामिन बार्बर ने सहभागितापूर्ण अथवा बहुसंख्यक लोकतंत्र के बीच तर्क दिया है, जिसमें कि साधारण नागरिक निर्णय प्रक्रिया में उससे कहीं अधिक पूर्ण रूप से शामिल होता है, जितना कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर संभव है। देखो यहाँ पे हमने रूसो के बारे में तो पढ़ा, अब हम यहाँ पे मिल्क के बारे में पढ़ेंगे। मिल्क का कहना है कि जो लोकप्रिय गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो बहुत फेमस होती है, बहुत सारे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा एक आदर्श शासन चला सकती है, जिसके लिए वो मानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट का लोकप्रिय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो लोकतंत्र का जो शासन है बहुत अच्छे से चल सके। यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि इसका कारण क्या है कि लोग उनके कामों को पसंद कर रहे होंगे, लोग उनकी भागीदारी को पसंद कर रहे होंगे, और जो नागरिक हैं वहाँ के, उनको भी वो चीज़ें पसंद आ रही होंगी जो भी उन्होंने किया है, या जो जिस भी कारण वो बहुत लोकप्रिय है। यही वो कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को वैसे वहाँ पे देखो सपोर्ट तो कर रहे हैं वो लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार का, लेकिन वो फिर आगे भी बोलते हैं कि जो हम कार्यप्रणाली की बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि सभी व्यक्ति वो अपने निजी हित को छोड़कर वो जन कल्याण की बात करें। वो ये ना ध्यान दें कि यह पार्टी या ये सरकार या कोई भी है जो व्यक्ति, वो हमारे लिए क्या कार्य करेगा। उसे ये नहीं देखना है कि वो पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए क्या कार्य करेगा, उसे देखना है कि वो पूरे समाज के लिए कितना अच्छा कार्य कर सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसका इंटरेस्ट, उसकी थ्योरीज क्या है, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजीज क्या है, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि उससे हमारे समाज को कितना फ़ायदा है। समाज में हर वर्ग की बात की गई है, वो किसी एक खास वर्ग को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि वो जन कल्याण के विचार को अपनाए। यहाँ पे लोगों से बोला गया है कि अपने निजी स्वार्थ को हटाकर अपने जन कल्याण के विचार को अपनाए, और इसी के माध्यम से, जन कल्याण के माध्यम से ही वो है अपनी सरकार पर नियंत्रण कर सकता है कि वो किस प्रकार के निर्णयों को लेगी आगे। जैसा कि हम हमारे आज के समय में आंदोलन को देखते हैं, जिसे हम प्रेशर ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये सब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट को ट्रैक पे रखने का एक तरीका होता है, उन्हें लाइन पे लाने का एक तरीका होता है कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, या फिर लोग या जो भी प्रेशर ग्रुप है वो प्रेशर कर रहा है गवर्नमेंट को कि वो अगर कोई गलत काम कर रही है, कोई कानून बना रही है, कुछ भी काम करती है, कोई योजना ऐसे चलाती है जिससे कुछ खास लोगों को बहुत फ़ायदा और कुछ लोगों को बहुत कम फ़ायदा मिलेगा, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई कि आप अपने हित को छोड़ दीजिए। जैसे कि भारत में, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आए दिन कभी जाट का आंदोलन होता है, कभी पटेल का आंदोलन होता है अपने ओबीसी की डिमांड के लिए। तो इसमें कुछ लोग इनके सपोर्ट में है, कुछ लोग इनके सपोर्ट में, लेकिन इसका राजनीतिकरण करके अब इस मुद्दे को हमेशा ही एक्टिव किया जाता है। क्यों? ताकि लोग दूसरी चीज़ों पे से अपना ध्यान हटा ले, और जो व्यक्ति जो इन ग्रुप से, जो इन वर्ग से जुड़ा हुआ है, उनको भी लगता है कि नहीं ये लोग सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस वर्ग से जुड़े होने के बावजूद कहते हैं कि ये चीज़ गलत है और हमें सबके बारे में सोचना है। तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह की गवर्नमेंट को चाहते हैं। जैसे भारत की बात नहीं हो रही है, आप देश में पूरी दुनिया में किसी भी देश के बारे में कर लें, आप चाहे यूएसए में, क्योंकि रिसेंटली उनका हुआ है इलेक्शन, तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और लोकतंत्र के हर रूप वहाँ पे आपको समझ में आएंगे, प्रैक्टिकली समझ में आएंगे। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वही बोलता है, बृहत व जटिल समाजों में प्रत्येक सहभागितापूर्ण लोकतंत्र स्पष्ट असंभव है। देखिए पहले तो इन्होंने बोला कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वही पॉसिबल है, क्योंकि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर नहीं सकते हैं। इसके बाद वो सहभागितापूर्ण की बात भी कह रहे हैं कि हम इससे भी कर नहीं सकते हैं। इसका कारण बताते हैं कि इसके बावजूद समकालीन लोकतांत्रिक सिद्धांत जैसे कि कैरोल पैटमैन और बेंजामिन बार्बर ने कहते हैं कि सहभागितापूर्ण और जो बहुसंख्यक लोकतंत्र है वो उसके पक्ष में तर्क देते हैं। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो एक सीमा के भीतर जिस निर्णय प्रक्रिया से गुजरता है, और यहाँ पे सीमा बोली गई सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की, और एक सीमा के बाहर जहाँ पे वह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात करता है, कहता है उसका डिसीजन मेकिंग अलग हो जाता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर हम सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की बात करेंगे तो हमें कभी कभी उन मुद्दों पर भी शायद अपनी हामी भरनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जो है हमारी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और हम उसके अगेंस्ट जाकर उसको ज़्यादा कुछ करवा नहीं पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है, स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने का रूप ले सकता है, जिससे कि नागरिक समुदाय कार्य व सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के पक्षधर एक अधिक सक्रिय व राजनीतिक रूप से वचनबद्ध नागरिक वर्ग को तैयार करने के एक साधन के रूप में नागरिक शिक्षा प्रदान किए जाने में आमतौर पर मिल्क का अनुसरण करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोपरि उनका मानना है कि राजनीतिक भागीदारी मानव जाति हेतु उत्तम जीवन
के लिए महत्वपूर्ण है और यह है कि यह जन अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुष्प्रयोग किए जाने से रोकने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब हम सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक ग्रुप बन जाएगा या उसको एक ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसा कि मिल बोलते हैं, ठीक है, कि वो एक एजुकेटेड ग्रुप हो, वो सबके बारे में बात करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं आज के समाज में, क्योंकि मल्टी डायमेंशन है सभी चीज़ें, और हम लोकतंत्र के बारे में बात करें तो वो भी मल्टी डायमेंशनल हो चुका है। यहाँ पे हर तरह के मुद्दों को उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि फिर अगर हम सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो हमें एक राजनीतिक रूप से एक वचनबद्ध ग्रुप तैयार करना पड़ेगा जो राजनीति में हर काम के लिए सक्रिय हो, जो भी नीतियाँ होती हैं उनके लिए सक्रिय हो। फिर वही कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उनके दिमाग में, उनको ये डालना होगा उनके दिमाग में कि राजनीतिक भागीदारी मानव जाति हेतु उत्तम जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ वो कहते हैं कि जो हमारी राजनीतिक भागीदारी है फिर उसे हम बताएंगे या हमें मानना पड़ेगा इस बात को कि राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से एक उत्तम जीवन प्राप्त हो सकता है। और वो इससे जन अधिकारियों जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या जो भी हमारे डायरेक्ट पॉलिटिक्स में है या इनडायरेक्ट है, वो सब अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने से उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है रियलिटी कैसी है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या आंसर उसमें लिखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा डेमोक्रेसी में से, जरूर से मेरा मतलब है अगर आता है तो, ठीक है, हमें उसमें क्या लिखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रात्मक लोकतंत्र। यहाँ पर बोला गया है कि मंत्रात्मक लोकतंत्र सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर मुक्त एवं सार्वजनिक विचार विमर्श को महत्व देता है। यह लोगों को स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में देखे जाने से शुरू होता है, परंतु इन स्वायत्त व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को असहमति अथवा अभिरुचि संबंधों के रूप में नहीं देखता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी बजाय यह लोगों को सुविवेचित तर्क व दृढ़ शक्ति के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होने व एक दूसरे को प्रभावित करने हेतु प्रयासरत होने के रूप में देखता है। मंत्रात्मक लोकतंत्र के पक्षधरों के अनुसार दृढ़ विश्वास ही राजनीतिक सत्ता हेतु सर्वोत्तम आधार है, क्योंकि ये अकेले ही व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान करता है और स्वशासन हेतु उनकी क्षमता को महत्व देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, यह व्यक्तियों को उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी नियंत्रण प्रदान करता है और राजनीतिक सत्ता की बृहद व निरंतर जवाबदेही की ओर चलता है। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र से भिन्न, जिसमें व्यक्ति का निर्णय में लगातार लगे रहना आवश्यक है, मंत्रात्मक लोकतंत्र नागरिकों व पेशेवर राजनीतिक के बीच श्रम के एक राजनीतिक विभाजन को स्वीकार करता है। यद्यपि नागरिक सार्वजनिक मुद्दों के विषय पर मंत्रणा में शामिल होते हैं। यहाँ पे मंत्रणा से मतलब डिस्कशन की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, जितने भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं, चाहे वो विमेन सिक्योरिटी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे वो विमेन सिक्योरिटी हो, चाहे हमारे फार्मर से रिलेटेड हो, अगर हम इंडिया की बात करें तो कास्टिज्म हो, या और भी हमारे बच्चे हैं उन बच्चों की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे बोला गया कि आपको एक ओपन मंच दिया जाएगा जिसमें आपको डिस्कशन करने का एक मौका मिलेगा कि आपको किन मुद्दों को उठवाना है आगे या उठाना है, और आपको किसे वोट करना है, कौन उनके लिए काम करना चाहता है। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे हमें ग्रुप से ज़्यादा कोई खास वो है नहीं कि आप कोई किसी ग्रुप से हो या कुछ भी। आप अगर सिंगल हैं तो आप अपनी वॉइस उठाने का पूरा अधिकार है, यहाँ पे इन्होंने यही बोला है। और ये भी बोला है कि आपका अकेला होना भी, आपकी स्वायत्तता का सम्मान उतना ही किया जाएगा जितना कि पूरे के पूरे एक वर्ग का होता है या होना चाहिए। वो यहाँ पे स्वशासन की बात करते हैं और उसकी क्षमता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। फिर वे ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति है जो निर्णय लेगा, ठीक है, उसको उनको नियंत्रण करने की जो शक्ति होगी, और वह प्लस ये भी जान पाएगा कि जो हमारी राजनीतिक सत्ता है, ठीक है, उसके बाहर मतलब उसके सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट जो भी व्यक्ति है उसमें जो भी कार्य करता है या जो भी कोई है, वो सब जवाबदेही के लिए तैयार भी रहेंगे आपसे, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति की स्वायत्तता को ध्यान में रखा गया है। सिर्फ उन्हें वोटर नहीं माना जाता है, उन्हें व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा उन्हें वोटर के रूप में मान लिया जाता है कि एक नंबर है वो, एक, ठीक है, वो लोग नहीं है, उनके मुद्दे नहीं है, वो एक नंबर है, और वो उन नंबर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमें कुछ ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो उनसे मिलते जुलते हो या उनकी ज़रूरत के हों। यहाँ पे उन चीज़ों को हटाया गया। प्लस उन्होंने बोला कि एक डिवीज़न होता है यहाँ पे, ठीक है, पॉलिटिशियंस के बीच में और जो आम नागरिक हैं या जो डिस्कस करते हैं उन सब के बीच में एक डिवीज़न होता है, और हमें उस डिवीज़न को एक्सेप्ट करना भी चाहिए, तभी हम किसी भी निर्णय को अच्छे से ले पाएंगे। और प्लस हम लोगों को भी अपने डिस्कशन में या किसी भी जिसने यहाँ पे जो वर्ड बोला गया है कि सार्वजनिक मुद्दों के विषय पर मंत्रणा में शामिल कर पाएंगे। यहाँ पे यही बोला गया है मंत्रात्मक के कि हमें यहाँ पे लोगों को स्वायत्त रूप में देखना है और उनको एक
एक ग्रुप के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखना है, सबको स्वायत्त देखना है और उनके हर डिसीजन के प्रति, हर व्यक्ति के डिसीजन के प्रति जो भी जो भी चुनाव में खड़ा होता है उससे जवाबदेहिता भी करनी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आप टेलीग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।